स्वागत दोस्तों, अगर चैनल के सामने मौत में चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ बताएंगे दोस्तों, सीता राहुल गांधी की तरफ से ही मिल गई है हरी झंडी और कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाली है एक बड़ी पार्टी। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट और कौन से नेता की तरफ से दी गई है जानकारी। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर राम मंदिर के चंदा चोरी के मामले को लेकर पड़ गई फूट में एक नया बड़ा इजाफा हुआ है। दोस्तों बताएंगे कैसे बीजेपी के एमएलसी जो अयोध्या से जुड़े हुए हैं दोस्तों अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखने की जगह सीधा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखकर सभी पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की मांग की गई है। दोस्तों इसी के साथ में 21 राजनीतिक पार्टियों ने किया एक साथ मिलकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखकर एसआईआर के मामले को लेकर शिकायत। बताएंगे क्या कुछ बोला गया दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि डीएमके भी मौजूद रही है और इंडिया गठबंधन और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ में क्या कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा जानबूझकर बीजेपी तूल दे रही है। दोस्तों इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने दी ऐसी प्रतिक्रिया की बीजेपी वालों को अब जवाब देते नहीं बन रहा है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खरीद। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की एनसीपी एसपी यानी शरद पवार की पार्टी का कांग्रेस पार्टी में पूरी तरीके से बिना एक दिन डिले किए हुए विलय होना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी एसपी को लेकर चर्चाएं काफी दिन से चल रही है कि कांग्रेस पार्टी के साथ में इस पार्टी का विलय हो सकता है। दोस्तों हालांकि इस पर रोहित पवार और सुप्रिया सुले ने पहले ही इशारा कर दिया था कि बातचीत चल रही है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस मामले को लेकर हरी झंडी दिखा दी गई है। दोस्तों जो अपडेट है वो ये कि कांग्रेस पार्टी के नेता विजय वेटीवार जो महाराष्ट्र में विपक्ष के पूर्व नेता और वरिष्ठ नेता है, दोस्तों महाराष्ट्र की राजनीति में इनकी अच्छी खासी चलती है, प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पर भी काम कर चुके हैं और पार्टी में एक वरिष्ठ नेता की जिम्मेदारी है इनकी। दोस्तों ऐसे में इन्होंने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी के बीच में विलय को लेकर चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी उनका स्वागत करेगी और इसके बाद राहुल गांधी के द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने को लेकर भी पुष्टि कर दी गई है। यानी बातचीत दिल्ली में चल रही है और बड़े स्तर पर चल रही है, यानी कांग्रेस पार्टी आला कमान के स्तर पर यह बातचीत चल रही है और राहुल गांधी की हरी झंडी के बाद से हर एनसीपी एसपी के सांसद के साथ में कांग्रेस पार्टी बातचीत कर रही है दोस्तों। और सारे सांसदों को पार्टी में शामिल करवाकर, सारे विधायकों को कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाकर एनसीपी एसपी का पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी में विलय होने जा रहा है। यानी बमुश्किल 10 दिनों के अंदर इस तरीके की खुशखबरी सामने आ सकती है दोस्तों। और बड़ा कारण यह है कि राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल करके शिवसेना यूबीटी को तोड़ती है, लेकिन एनसीपी एसपी को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी पहले अजित पवार पर निर्भर थी दोस्तों। लेकिन अजित पवार क्योंकि अब इस दुनिया में नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है कि वो किसी और नेता को आगे बढ़ाकर एनसीपी एसपी यानी शरद पवार की पार्टी में तोड़फोड़ की जाए। तो एक तरीके से एनसीपी एसपी के नेताओं के पास अब कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। खासकर जो सांसद पलटने की सोच रहे होंगे तो उनको कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करवाना पड़ेगा। और अगर 2/3 सांसदों ने विलय करवा लिया तो उसके बाद आगे तो बाकियों से पूछने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और शरद पवार कांग्रेस पार्टी में रह चुके हैं तो कांग्रेस पार्टी से ही उनकी पार्टी का उभार हुआ है और वापस से कांग्रेस पार्टी में लौटेंगे तो कार्यकर्ताओं को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि एनसीपी एसपी और कांग्रेस पार्टी का विलय जल्द से जल्द होना चाहिए और राहुल गांधी की मंजूरी का मामला है कि बस कुछ एक दिनों में अनाउंस कर दिया जाएगा और हो सकता है कि संसद में जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है उससे पहले ही आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी जाएगी। दोस्तों अब जो बड़ी अपडेट है वो ये कि किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी को घेरेगा और भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे पर बहस करने से भागती रहेगी। और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है दोस्तों। जिस राम मंदिर के मुद्दे के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी 1980 से अपनी राजनीति करती आ रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर तो राम मंदिर से बड़ा कोई मुद्दा बीजेपी के लिए होता ही नहीं है दोस्तों। ऐसे में अब जो राम मंदिर का मुद्दा चंदा चोरी का मामला है उस पर बीजेपी के लोग कन्नी काटते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर से अब आवाजें उठनी शुरू हो गई है दोस्तों। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता प्रयागराज के बगल के इलाके के नेता गोंडा के नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह ने सवाल खड़ा किया था दोस्तों, लेकिन मामला धीरे धीरे करके और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद अब बीजेपी मामले को दबाने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन अंदर से ही अब भाजपा के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट होना शुरू हो गया है दोस्तों। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद के सदस्य हैं देवेंद्र प्रताप सिंह जो गोरखपुर फैजाबाद नाटक निर्वाचन क्षेत्र से चुने हुए व्यक्ति है दोस्तों। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 30 जून यानी बीते दिन एक पत्र लिखा है दोस्तों। इस पत्र में देवेंद्र सिंह कहते हैं कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का मुद्दा करोड़ों देशवासियों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। मंदिर के दान पत्र की चोरी की घटना से पूरा देश मर्माहत है और जिन लोगों ने यह अपराध किया है उन्होंने व्यापक हिंदू समाज के आस्था और विश्वास को चोट पहुंचाया है। यह घटना प्रमाणित करती है कि मंदिर प्रबंधन और ट्रस्ट का दायित्व जिन कंधों के ऊपर था वे सभी पदाधिकारी अपने उत्तरदायित्व का निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक निर्वहन नहीं कर पाए, करने में विफल रहे। चोरी की घटना काफी पहले पता होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई न करना उन सभी की सत्य निष्ठा को संदिग्ध बनाती है।
दक्षिण भारत के मंदिरों में सैकड़ों वर्षों से कोई चोरी की घटना सामने नहीं आई। हमें दक्षिण भारत के प्रबंधन से सीख लेनी चाहिए। ट्रस्ट और मंदिर के सभी पदाधिकारी अपने उत्तरदायित्व का पालन जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं और जिसका प्रतिफल ये हुआ है कि चोरी की घटना उभर कर सामने आई है। ट्रस्ट और मंदिर प्रबंधन से जुड़े सभी पदाधिकारियों को अपने पोस्ट पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और वो लायक भी नहीं है। ट्रस्ट और मंदिर प्रबंधन से जुड़े सभी पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। पूरी की पूरी कार्यकारिणी और प्रबंधन से जुड़े सभी पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। आस्था और विश्वास बनाए रखने के लिए मेरे निम्नलिखित सुझाव पर प्रधानमंत्री विचार करे। और जो सूची दी गई है उसमें कहा गया है कि ट्रस्ट में प्रभु राम के वंशजों को प्राथमिकता के आधार पर रखा जाना चाहिए। दूसरा ये कि जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है उनके परिजनों को ट्रस्ट का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। जिन लोगों ने प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण आंदोलन चलाया उनके परिवार के लोगों को ट्रस्ट का दायित्व मिलना चाहिए। देवेंद्र प्रताप सिंह की ओर से की गई इन मांगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो तत्कालिक कार्रवाई करते हुए सभी को प्रबंधन से छुटकारा देने यानी बाहर का रास्ता दिखाने की मांग की गई है। दोस्तों इसको लेकर अब चर्चाएं और तेज होने वाली है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएं। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री तक मामला पहुंच गया तो अभी शायद प्रधानमंत्री को इस पर बयान देना चाहिए। लेकिन जब बात आती है दोस्तों ध्वजारोहण करने की या फिर मंदिर निर्माण की तो प्रधानमंत्री बड़े बड़े कैमरे लेकर आ जाते हैं। लेकिन जब यह मामला सामने आया चंदा चोरी का तो नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व तो पूरी चुपी है दोस्तों और सोच रहे हैं कि मामला दब जाएगा। लेकिन जितना सोच रहे हैं उतना ज्यादा मामला बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है। दोस्तों इंडिया गठबंधन की यानी इंडिया जनबंधन की 23 विपक्षी दलों और एक निर्दलीय सांसद ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को एक चिट्ठी लिखी है। दोस्तों इस चिट्ठी में एसआईआर के उद्देश्य मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने और लोकतंत्र पर प्रहार करने का मामला उछाला गया है। डीएमके पार्टी, टीएमसी पार्टी समेत लगभग 23 विपक्षी पार्टियों ने एसआईआर के इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ही चुनाव आयोग जो अपना रहा है ये लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है। एसआईआर और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सीजीआई को लेटर लिखा गया। नीट पेपर लीक और सीबीएसई के मामले को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मांगा गया था। तो 8 जून को जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी उसके बाद जो फैसला लिया गया कि सब लोग मिलकर एकजुट होकर सवाल खड़ा करेंगे और वो एकजुटता आप देखने को मिल रही है दोस्तों और सबने एक साथ चिट्ठी पर साइन किया है। बड़ी बात यह है कि डीएमके पार्टी भी साथ में आई है दोस्तों। डीएमके ने भी खुलकर समर्थन किया है। तो डीएमके को लेकर जो भी कंफ्यूजन थी दोस्तों पूरी तरीके से दूर हो जानी चाहिए कि डीएमके पार्टी जब भी इंडिया गठबंधन को जरूरत होगी या जब भी लोकतंत्र के संविधान के मुद्दे पर सब लोग मिलकर लड़ेंगे तो आपको डीएमके पार्टी भी आगे दिखाई देगी। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि डीएमके पार्टी हमेशा साथ खड़ी रहेगी डंके की चोट पर तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ जो चढ़ावा चोरी कर सकते हैं वो हमारा वोट चोरी क्यों नहीं कर सकते? अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब दे दिया दोस्तों और ये बात एकदम सही भी है। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सांसदों को रोकने के लिए, राम मंदिर जाने से रोकने के लिए तमाम तरीके के प्रयास भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन ने किया दोस्तों। बल्कि रातों रात कांग्रेस पार्टी के जितने भी बड़े नेता थे उनके घर पर पहुंच गए दोस्तों। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के सीधा होटल में पहुंच गए दोस्तों। ऐसे में इस मामले को लेकर किशोरी लाल शर्मा यानी अमेठी के सांसद ने कहा कि तानाशाही की पराकाष्ठा देखिए, अयोध्या में हमें भगवान राम के दर्शन करने से ये लोग रोक रहे हैं। यानी इससे पहले बीजेपी वाले सवाल पूछते थे कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता राम जन्मभूमि क्यों नहीं जाते, भगवान राम के दर्शन क्यों नहीं करते। लेकिन जब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो पूरा प्रशासनिक तंत्र लगा दिया गया है। किशोरी लाल शर्मा कहते हैं कि हम अयोध्या किसी जांच को प्रभावित करने या किसी प्रशासनिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं गए हैं। हमारा उद्देश्य प्रभु राम के दर्शन करना है। दर्शन करना हर श्रद्धालुओं का अधिकार है। हमारे सनातन धर्म की परंपरा यही कहती है कि प्रभु के द्वार पर सभी जा सकते हैं। लेकिन हम लोगों को रोकने के लिए इन्होंने पूरा प्रशासन, पूरा तंत्र लगा दिया है दोस्तों। किशोरी लाल शर्मा वीडियो जारी करते हैं जिसमें देखा जा सकता है कि वो गेट पर खड़े हैं और प्रशासन के लोगों से उन्हें बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं लेकिन उनके दफ्तर से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रशासनिक हमले का इस्तेमाल करके जैसे तैसे केवल एक ही उद्देश्य के साथ प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं को रोको। और मामला यही नहीं रुकता दोस्तों, बल्कि कांग्रेस का एक विशेष प्रतिनिधि मंडल चंदा चोरी के खिलाफ अयोध्या कूच कर रहा था लेकिन सबने कहा कि वो दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे में दोस्तों पद्मश्री पैलेस नाम का एक होटल था जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे दोस्तों। पूरे होटल को छावनी में तब्दील कर दिया गया और कांग्रेस पार्टी के नेता अजय राय को पहले हाउस अरेस्ट किया गया दोस्तों। इसके बाद पुलिस वाले लेकर चले गए। तो इस पूरे मामले को लेकर उनकी पत्नी के द्वारा भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उनकी पत्नी ने कहा कि उनके पति अजय राय की आवाज दबाने के लिए बीजेपी सरकार किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। पुलिस जीप में ले जाने के बाद अब हमारे सहयोगी को गलत जानकारी
जानकारी देकर भटकाया जा रहा है। चढ़ावा चोरों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अगर मेरे पति को कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अधर्मी भाजपा सरकार की होगी। ऐसे में दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता अजय राय जो हर 5 साल में लोकसभा के चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए वाराणसी पहुंच जाते हैं और पिछली बार तो कई राउंड में नरेंद्र मोदी को पछाड़ा था उन्होंने और इस बार जीत का अंतर भी काफी कम हो गया है और अगले चुनाव में पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी को हराने की हुंकार भर रहे हैं अजय राय। ऐसे में अजय राय को लेकर ऐसा लगता है कि बीजेपी वालों की पर्सनल दुश्मनी है दोस्तों। लेकिन अगर आप देखें तो बीजेपी की बातों में कितना विरोधाभास है। पहले कहते हैं कि राम मंदिर कांग्रेस के लोग नहीं जाते, अब जा रहे हैं तो पूरा प्रशासन और पूरा अमला लगा दिया गया है कि जैसे तैसे रोक लिया जाए, जो जहां मिल रहा है वहीं पर उसको हाउस अरेस्ट कर लिया जा रहा है। और दूसरा भाजपा के लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी है ही नहीं, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है तो भाजपा को कांग्रेस से बड़ा कोई विरोधी दिखाई नहीं दे रहा। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में है या नहीं है ये पता बीजेपी को 2024 में ही चल गया, जब कांग्रेस पार्टी ने ज्यादातर भगवान राम से जुड़े हुए क्षेत्र अयोध्या, श्रावस्ती और चित्रकूट के अंदर बीजेपी को पटकनी दे दी दोस्तों। इसीलिए अब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भाजपा के लोग पूरे प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए राहुल गांधी के लिए बोलते हैं कि राहुल गांधी अयोध्या नहीं आते, अगर राहुल गांधी अयोध्या आने लगे तो भाजपा वाले सेना ना उतार दे उनको रोकने के लिए। ऐसे में आपकी जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ अब जब अयोध्या के अंदर चंदा चोरी के मामले को लेकर बीजेपी और उनका पूरा का पूरा गठबंधन फंस चुका है दोस्तों, तो इसके बाद अब इनकी एक नीति दिखाई दे रही है, यानी एनडीए गठबंधन के लोग केवल एक तरीके का बयान दे रहे हैं और वो बयान है कि हिंदुत्व का मुद्दा उठाया जाए, यानी एक तरीके से हिंदू मुस्लिम समाज के बीच में जो आपसी विवाद के मुद्दे हैं उन मुद्दों को तूल दिया जाए दोस्तों। इसीलिए अखिलेश यादव द्वारा उठाए जा रहे राम मंदिर के चंदा चोरी के मामले पर ओपी राजभर का बयान आता है। ओपी राजभर कहते हैं कि अखिलेश कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, कृष्ण के वंशज हैं तो चलो मथुरा में बनाओ कृष्ण भगवान का मंदिर, जैसे अयोध्या में बन गया राम भगवान का मंदिर, चलो वहां चलते हैं। और वहां चलो तो वहां जाने से भागते हैं कि कहीं उनके मियां भाई लोग नाराज ना हो जाए, यानी मुस्लिम वोटर नाराज ना हो जाए समाजवादी पार्टी से। इसीलिए अखिलेश यादव मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनने की मांग नहीं करते, यानी अब कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठा रहे हैं दोस्तों। और बीजेपी के नेता पहले योगी आदित्यनाथ ये बयान देते हैं, उसके बाद ये बयान सेम बयान ओम प्रकाश राजभर का आता है और कुछ दिनों में आप देखेंगे बीजेपी के सारे नेता इसी बात को रिपीट करेंगे कि अखिलेश यादव मथुरा में मंदिर बनाने के लिए क्यों नहीं जाते, जबकि अखिलेश यादव या कांग्रेस पार्टी उनकी विचारधारा एकदम क्लियर है कि मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं है या कोई भी धार्मिक स्थल बनाना सरकार का काम नहीं है। सरकार के असली मुद्दे पेपर लीक का है और बेरोजगारी का है, महंगाई का है, चंदा चोरी नहीं हो देश के अंदर, इस बात को सुनिश्चित करने का है। लेकिन भाजपा वालों को लग रहा है कि अखिलेश यादव को जाना चाहिए कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बनवाने के लिए, यानी दोस्तों बीजेपी वाले अपनी तरह ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को समझते हैं। इसके बाद अखिलेश यादव ने एक और बड़ी दिलचस्प बात कही, उन्होंने कहा कि ये लोग जो बयान दे रहे हैं ये लोग कृष्ण भगवान का माखन भी चोरी करना चाहते हैं, यानी तंज है बीजेपी के ऊपर कि वो कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बनाकर पता लगा बाद में जैसे राम मंदिर का चंदा चोरी किया गया वैसे ही भगवान कृष्ण का माखन चोरी कर लेंगे। ऐसे में दोस्तों अखिलेश यादव को पता है कि कैसे भाजपा के इन सवालों का जवाब देना है। अगर आप भी मानते हैं कि जब इनके पास कोई एजेंडा नहीं बचता तो फिर वही अयोध्या, काशी, मथुरा चलने लगता है। साथ साथ दोस्तों पंजाब को लेकर यह बातें स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस पार्टी किसके नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। दोस्तों जो बड़ी अपडेट है ये कि दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस पार्टी आगे करने जा रही है, यानी दलित समाज के बीच मैसेज क्लियर कट है पंजाब के अंदर कि कांग्रेस पार्टी चरणजीत सिंह चन्नी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी दोस्तों। और चरणजीत सिंह चन्नी जब अपनी सरकार चलाते हैं तो वो केवल दलित समाज नहीं बल्कि सारे समाज के बीच में एक मान्यता प्राप्त करते हैं और पिछली बार भी सर्व समाज के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था और चरणजीत सिंह चन्नी ही आगे बढ़ेंगे दोस्तों। उनको पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी देकर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाएगा, जबकि वर्किंग प्रेसिडेंट एक हिंदू समाज के व्यक्ति को और जट, सिख, वडिंग और रंधावा को भी एडजस्ट किया जाएगा। राहुल गांधी ने मंजूरी दे दी है, जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। पंजाब को लेकर कांग्रेस पार्टी नए समीकरण के साथ मैदान में कूदने जा रही है। साथ साथ दोस्तों एक नया समीकरण उत्तर प्रदेश के अंदर भी बन रहा है और इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने राजेंद्र पाल गौतम को दी है दोस्तों। राजेंद्र पाल गौतम की यह जिम्मेदारी है कि वो सपा, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी को एक साथ लेकर आए और त्रिशक्ति का एहसास बीजेपी को करवाए, यानी तीनों मिलकर भाजपा को सबसे बड़ी चुनौती देने जा रहे हैं। दोस्तों आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर ने विधानसभा के मुख्य सचेतक के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। कमाल अख्तर मुरादाबाद की कांठ सीट से विधायक है दोस्तों। उनके इस्तीफे के बाद समाजवादी पार्टी के विधान मंडल में नई राजनीति तेज हो गई है दोस्तों। पिछले दिनों सांसद रुचि वीरा से उनकी अनबन के बाद लखनऊ में आला कमान ने मीटिंग बुलाई थी और इसके बाद इस्तीफे की खबर सामने आ रही है। ऐसे में दोस्तों कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के अंदर पार्टी को एकजुट करने के प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन कई तरीके के विवाद उभर कर सामने आए हैं जिस पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव
यादव की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि सबको साथ में जोड़कर आगे बढ़ा जाए। वहीं पर सपा के समर्थकों ने भाजपा पर जोरदार तरीके से निशाना साधते हुए कहा कि आज ही की बात करिए, यानी एक ही दिन में देखिए। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम प्रदेश वासियों को उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं मंदिर मस्जिद। अखिलेश यादव का विजन है कि युवाओं को जब तक नौकरी नहीं तब तक बेरोजगारी का भत्ता मिलेगा। योगी आदित्यनाथ बोलते हैं हिंदू मुस्लिम यानी मंदिर मस्जिद, और अखिलेश यादव कहते हैं कि 12वीं पास छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं मंदिर मस्जिद, और अखिलेश यादव का विजन है कि बढ़ती महंगाई से राहत और महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को 40,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ का विजन है मंदिर मस्जिद। अखिलेश यादव का विजन है यूपी को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके देना। योगी आदित्यनाथ का विजन है मंदिर मस्जिद। अखिलेश यादव का विजन है केजी से पीजी तक बेटियों को फ्री शिक्षा मुहैया करवाना। योगी आदित्यनाथ का विजन है मंदिर मस्जिद। अखिलेश यादव का विजन है महिला हेल्पलाइन 1090 को मजबूत करना, बेटियों के लिए सुरक्षा वाले माहौल को स्थापित करना। लेकिन योगी आदित्यनाथ का विजन है मंदिर मस्जिद। तो इससे पता चलता है कि इन लोगों का केवल एक ही विजन है, हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद, जबकि अखिलेश यादव असली मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। और ये आप देखेंगे दोस्तों की भाषणों में अब योगी आदित्यनाथ उधर उधर की बातें करने लगे हैं, कभी काशी की बातें, कभी मथुरा की बातें, कभी घुसपैठियों की बातें करने लगे हैं। जो असली मुद्दे हैं उस पर चर्चा करने तक को तैयार नहीं है दोस्तों, क्योंकि डर रहे हैं कि मामला इनके खिलाफ जाता जा रहा है। और प्रदेश के अंदर जिस तरीके से भाजपा के खिलाफ माहौल बन रहा है, बीजेपी वाले कहीं ना कहीं भावनात्मक मुद्दों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। साथ साथ भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कॉकरोच जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला। दोस्तों सोमवार को तेलंगाना दौरे पर उन्होंने इस पार्टी की तुलना वायरस और कॉकरोच जैसे लोगों से की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि ये लोग असल में देश तोड़ना चाहते हैं, यानी कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा बीजेपी के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो इससे देश विरोधी बता रहे हैं भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। दोस्तों नितिन नवीन से लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, थोड़ी संजीदगी वाली बातें करेंगे, लेकिन इनको युवा जो विरोध कर रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आकर विरोध कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि यह देश विरोध चल रहा है। और अभी तक इन्होंने अपने मंत्री के इस्तीफे को लेकर कोई चर्चा नहीं की है दोस्तों। यानी जो असली सवाल है कि देश के अंदर पेपर लीक कैसे हो रहा है। अभी टीईटी का पेपर भी महाराष्ट्र में लीक हो गया, लेकिन जिम्मेदारी किसी की है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री तो दोस्तों दूसरों को आतंकवादी तक बता दे रहे हैं, और इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी उसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए देश का वायरस, कॉकरोच जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं युवाओं के द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों पर युवाओं पर ही निशाना साध रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ये बीजेपी के नेता नितिन नवीन से कुछ खास उम्मीद करनी नहीं चाहिए, ये भी उसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे और इनसे भी संजीदगी की उम्मीद करना अपने आप में एक बेईमानी ही कहा जा सकता है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा में कहा कि भाजपा सरकार आज भी जुमलों पर चल रही है, बीजेपी ने जनता के हित में कोई काम नहीं किया, सभी धर्मों के लोगों के दिल में दीवार जरूर इन्होंने खड़ी कर दी। उन्होंने कहा कि भाजपा को उत्तर प्रदेश में फिर से सत्ता में नहीं आने देंगे, बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए वे चुनाव में गठबंधन करने को भी तैयार है। जलालाबाद के अंदर आयोजित जनसभा से पहले पत्रकारों से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जनता बीजेपी के राज को देख रही है, जनता आज भी अपने बैंक खाते में 15-15 लाख रुपए का इंतजार कर रही है, और आज तक वो वादा बीजेपी ने पूरा नहीं किया। बच्चे और युवा परीक्षा देते देते परेशान हो गए, लेकिन उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। देश में 12 साल में सत्ता भोग रहे भाजपा के नेता कोई भी समस्या आने पर विपक्ष को कोसने लगते हैं। जो भी बीजेपी को हराने की कोशिश करता है, उसी दल को तोड़ने की कोशिश ये लोग करने लगते हैं। ऐसे में दोस्तों उन्होंने कहा कि गठबंधन किसी के साथ भी करने को तैयार है, बशर्ते भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सके, यानी उस तरीके का समीकरण अगर बनेगा तो गठबंधन करने को तैयार है। साथ साथ भाजपा के लोग आरक्षण विरोधी है दोस्तों। ये बातें जो बोली जाती है, इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क ये होता है कि बीजेपी वाले जब मौका मिलता है तब आरक्षण कम करने की कोशिश करते हैं। अब ये मामला बंगाल से सामने आया, जहां पर ओबीसी आरक्षण को भाजपा सरकार ने 17% से घटाकर 7% कर दिया है दोस्तों। यानी ओबीसी समाज की संख्या लगभग 16% के आसपास है बंगाल के अंदर, लेकिन आबादी के अनुसार देखेंगे तो आधे से भी कम प्रतिशत के हिसाब से बीजेपी आरक्षण दे रही है दोस्तों। यानी पहले 17% रिजर्वेशन मिलता था, जो घटाकर अब 7% कर दिया गया। तो समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने कहा कि बहुत बहुत बधाई हो मेरे ओबीसी समाज के साथियों, आप ऐसे ही हर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार बनवाते रहिए, अपना आरक्षण हक हिस्सेदारी को खोते रहिए, और भाजपा आपके खिलाफ एक बड़ी साजिश के तहत काम कर रही है और आपको अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी सरकार के द्वारा आरक्षण को बढ़ाकर 17% किया गया था दोस्तों। इसमें अलग अलग मुस्लिम समाज के लोगों को, समुदाय के लोगों को भी जोड़ा गया था, जिनको हटाकर बीजेपी ने 7% रिजर्वेशन को लाकर खड़ा कर दिया दोस्तों। जो 17% था यानी कम कर दिया गया। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखिएगा। साथ साथ राम मंदिर को लेकर सियासत एक बार फिर से तेज है। शिवसेना यूबीटी
बीजेपी के नेता उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत का बयान आता है दोस्तों। संजय राउत ने कहा कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा था, लेकिन बीजेपी ने राम मंदिर को 70 बार लूटा है। राउत ने इसे देशद्रोह बताया और राम द्रोह बताया। यहाँ तक कि शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे भी इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए बीजेपी का मतलब बाबर जनता पार्टी बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बाबर और गजनवी से भी ज्यादा मंदिरों को लूटा है। ऐसे में दोस्तों बीजेपी वालों पर शिवसेना यूबीटी निशाना साधने से नहीं चूक रही है और भाजपा वाले अपने आप को असली हिंदुत्ववादी पार्टी बताते हैं, लेकिन हकीकत अब शिवसेना यूबीटी वाले खुलकर बोल रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ बीजेपी और आरएसएस वालों को लगता है कि वो जो बोलेंगे वही देशभक्ति होगी, राष्ट्रवाद होगा और बाकी जो विपक्ष का नेता बोलेगा, विपक्ष के लोग बोलेंगे, उसको देशद्रोही बोल दिया जाएगा। दरअसल अपडेट ये है दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीजेपी सरकार बोल रही थी कि वो खून और पानी एक साथ नहीं बहने देना चाहते। यानी अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध अच्छे नहीं है, आपस में युद्ध चल रहा है या स्थिति खराब है, आतंकवादी बार बार पाकिस्तानी से आकर भारत के अंदर हमला कर रहे हैं, आतंकवादी भेज रहे हैं पाकिस्तानी, तो उनसे बातचीत नहीं की जा सकती और पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। इसीलिए जो सिंधु जल संधि था यानी इंडस वाटर ट्रीटी था, उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया दोस्तों और पाकिस्तान जाने वाले पानी को भारत की तरफ मोड़ा गया। ऐसे में बीजेपी सरकार के इन दावों के बीच में आरएसएस के एक नेता है दोस्तों, बल्कि आरएसएस बैकग्राउंड से आने वाले नेता राम माधव है, जो अभी आजकल बीजेपी में है। वो श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने पहुंचे दोस्तों और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से बातचीत करने का ये प्रयास अब सवालों के घेरे में है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी बोल चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ हमको बातचीत जारी रखनी चाहिए। उसके बाद अब ये अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, जिसे साफ तौर पर पता चलता है कि संघ के लोग अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं दोस्तों, जबकि हकीकत ये है कि राष्ट्रवाद के नाम पर ये केवल दूसरे का विरोध करते हैं, यानी दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जब विपक्ष ऐसी बातें बोलता था या फिर यूं कहिए कि मनमोहन सिंह सरकार में जब पाकिस्तान के साथ में बातचीत जारी रहती थी, तो भाजपा और आरएसएस वाले बड़ी बड़ी बातें करते थे दोस्तों और कहते थे कि पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन अब पाकिस्तान के साथ बातचीत भी हो रही है और आगे के रास्ते भी खोले जा रहे हैं और राम माधव जो खाटी संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं दोस्तों, उसको आगे करके पाकिस्तान के साथ में बातचीत कराई जा रही है। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा और ये जो दोहरे मापदंड है इस पर जो भी कहना चाहते हैं दोस्तों लिखेगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत